सपना जीवन में आते रहती है, लेकिन उसे कैसे बचाना, नमस्कार, आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। 9 फरवरी 2021 को संसद में 4 राज्यसभा सदस्यों के विदाई का समारोह व्याख्यान था। प्रधानमंत्री बहुत ही भावुक दिखे, बीच बीच में वो भावुकतावश रोते हुए भी देखे गए और आज पहली बार चश्मे के अंदर से आंसू पोंछते देखे गए श्री नरेंद्र मोदी। भावुक पीएम नरेंद्र मोदी भी थे, भावुक गुलाम नबी आज़ाद भी थे और उन्होंने अपने जीवन में कुछ पल साझा किए और अपने भाषण के दौरान, व्याख्यान के दौरान नरेंद्र मोदी सैल्यूट करते हुए देखे गए। एक सख्त प्रधानमंत्री जो कि अपने आप में एक मिसाल हो, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो एक कांग्रेसी को जिसके विदाई समारोह में, विदाई के व्याख्यान में सैल्यूट कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं, इसके क्या अर्थ निकाले जाएं। एक भाजपाई, एक प्रधानमंत्री कांग्रेसी, घोर कांग्रेसी व्यक्ति गुलाम नबी आज़ाद को सैल्यूट कर रहे हैं, पुराने बातों को ताज़ा करते हुए, याद करते हुए। इसके साथ ही गुलाम नबी आज़ाद भी अपने भाषण में समापन के दौरान शेर व शायरी करते हुए, जैसी उनकी आदतें रही हैं, हर किसी का अपना अपना अंदाज होता है बात करने का। आइए उनके भाषण के छोटे अंश को भी सुने, फिर मैं इसका विस्तृत विश्लेषण करूंगा कि आखिर इसके मायने क्या हैं। क्या आने वाले दिनों में नया राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेगा? आइए पहले उस भाषण के अंश को सुने जिसमें गुलाम नबी आज़ाद ने शायरी के अंदाज में काफ़ी कुछ कह गए। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोल, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। तो देखा आपने, याद आओगे तो नहीं याद आएंगे और याद आएंगे तो बहुत याद आएंगे। विदाई व्याख्यान में एकाएक अचानक गुलाम नबी आज़ाद की बड़ाई क्या अकस्मात है या इसकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी? गुलाम नबी का महिमा मंडन जिस तरह से हुआ वो क्या कहलाता है, इसके क्या मायने हैं? जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी बातें रखी तो क्या माना जाए कि बहुत जल्द ही गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी की तरफ नजर आएंगे, बीजेपी का चेहरा बनेंगे राज्यसभा में? और इसकी संभावना और भी ज़्यादा है क्या बीजेपी इससे भी और बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है? क्या भारत का उपराष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है क्या, जैसा कि सोशल मीडिया पे खबरें चल पड़ी है? ये तो भविष्य की बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उपराष्ट्रपति बनाकर गुलाम नबी आज़ाद से वो चीज़ें हासिल कर पाएगी या कर सकती है बीजेपी? क्या कश्मीर के कद्दावर नेता को शामिल करके एक नई राजनीतिक दौर शुरू करने जा रही है बीजेपी जम्मू कश्मीर में? संभवतः उपराष्ट्रपति की भी बड़ी भूमिका होती है राज्यसभा में, उसको कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में, लेकिन फिर भी इसकी संभावना कम है कि बीजेपी भविष्य में उपराष्ट्रपति के लिए गुलाम नबी आज़ाद की तरफ जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने G23 कह करके भी 8 फरवरी को उन्होंने एक संबोधन में कहा कि G23, अक्सर मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि G23 एक व्यापारिक संगठन नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आपको देखने सुनने को मिलता है। यह G23 है जिसमें यह 23 लोगों का समूह है, जिसमें एक गुलाम नबी आज़ाद भी हैं जो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाया था तकरीबन 6 महीने पहले। 6 महीने पहले 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 6 मही
और ये उसी के तरफ इशारा करते हुए 8 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। और 9 फरवरी को गुलाम नबी आज़ाद द्वारा सोनिया गांधी का एक बार भी नाम ना लिया जाना, और जिस तरह से नाम लिया गया है सोनिया का जाप ना करना भी एक बहुत बड़ा संदेश है। गुलाम नबी ने एक बार भी राहुल का नाम नहीं लिया, ये बहुत बड़ी चीज है। अपनी विदाई में राहुल का एक बार भी नाम न लेना बहुत बड़ी नहीं, बहुत बड़ी एक खबर है। कांग्रेस में रह करके आप राहुल का नाम न लें, राहुल का महिमा मंडन न करें, सोनिया गांधी का नाम न लें, तो ये शीर्ष नेतृत्व को स्वीकार नहीं होगा। और सोनिया गांधी का भी सिर्फ 1 या 2 बार नाम लिया अपने विदाई भाषण में गुलाम नबी आज़ाद ने, वो भी सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि राजनीति परसेप्शन का खेल है, राजनीति उम्मीदों का खेल है, लेकिन राजनीति में आंसुओं के पीछे भी रहस्य होते हैं क्या? मैं इसका जवाब मैं आप सब पे छोड़ता हूँ। आशा करता हूँ आप इसका जवाब कमेंट में अवश्य देंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना सख्त माने जाते हैं, उनको रोते हुए देखना, रोते हुए देखे जाना, क्या इसके भी कुछ मायने हैं? 4 सदस्यों की विदाई में सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद सुर्खियों में छाए रहे, टीवी डिबेट में, अखबारों में दिखे। चूंकि कांग्रेस अब वो शक्ति खो चुकी है कि वो किसी को राज्यसभा में भेज सके। कांग्रेस अब इतनी लाचार और बेबस है कि इंदिरा गांधी की नाक जैसे दिखने वाली को भी राज्यसभा में भेजने लायक नहीं है। वैसे तो वो लोकसभा चुनाव में जनता के द्वारा चुनने योग्य भी नहीं है, वह इस काबिल भी नहीं है कि अपने पारिवारिक जो क्षेत्र है उससे भी वह वहां से जीत सके। गुलाम नबी को भी पता है कि कांग्रेस में अब कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। गुलाम नबी भी खुद लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, यह भी आप याद रखें। कांग्रेस उनको राज्यसभा भेज नहीं सकती है क्योंकि कांग्रेस की अब हैसियत वो रही नहीं। तो गुलाम नबी जैसे एक अनुभवी नेता का अनुभव कब काम आएगा? एक बार जिसे सत्ता का नशा लग जाता है, एक बार जब संसद भवन पहुंच जाता है, तो उसके लिए सत्ता के गलियारे में उसके बिना उसका जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। और गुलाम नबी की इतनी उम्र भी नहीं हुई है अभी कि कहा जाए कि राजनीति में अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। गुलाम नबी की महत्वाकांक्षाएं भी सर चढ़कर बोलती हैं। तो क्या बदले हुए कश्मीर की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी गुलाम नबी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं? क्या कश्मीर में अपना वजूद तलाशने जा रहे हैं बीजेपी गुलाम नबी आज़ाद के रूप में? कमाल की बात है कि आपको नजर आएगी वो ये कि जो भाषा 9 फरवरी को 2021 गुलाम नबी बोल रहे थे, वो आमतौर पर राष्ट्रवादियों की भाषा होती है, सनातनियों की भाषा होती है, मातृभूमि से प्रेम करने वाले की होती है। उनकी भाषा राष्ट्रवाद से ओतप्रोत थी, उनकी भाषा, उनके शब्दें राष्ट्रवाद में डूबी हुई थी। उन्होंने आतंकवाद पे रोया, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे भगवान, इस देश से आतंकवाद खत्म कर दो, ऐसा उनका कहना। उन्होंने कहा कि मैं वो खुशकिस्मत कश्मीरी हूं जो पाकिस्तान नहीं गया, मैं गर्व करता हूं कि हिंदुस्तानी मुसलमान हूं। यह भी अपने आप में एक राजनीतिक संदेश था, इसे समझना होगा। बीजेपी की भी मजबूरी है कि कश्मीर को बदलना है, आतंकवाद को खत्म करना है, कश्मीर में बीजेपी की जड़ें मजबूत करनी है, वहां आतंकवाद की जड़ों को काटनी है, चाहे वो मुफ्ती महबूबा हो या उमर अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला हो, उनको जड़ से हटाना है, अपने जड़ को वहां पे जमाना है। तो नई राजनीतिक नई गोटियां खेलनी पड़ेगी। तो कहीं किसी को वहीं के किसी लोकल को उखाड़ करके अपना चेहरा बनाना पड़ेगा। तो क्या गुलाम नबी आज़ाद वही चेहरा है? अभी हाल में पंचायत के चुनाव हुए तो घाटी में भी बीजेपी को अवसर मिलता दिख रहा है।
तो क्या बीजेपी कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद के रूप में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, एक अवसर है कश्मीर में उन जिहादियों को खात्मे करने के लिए? क्या कांग्रेस को और ज़्यादा जड़ से ख़त्म करने के लिए गुलाम नबी आज़ाद का इस्तेमाल किया जाएगा? मोदी के जो आंसू बहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद ने जो भावुकता दिखाई है, और जो रामदास अठावले का जो ऑफर है, जो कविता शैली में अपना जो भाषण, संक्षिप्त भाषण दिया है, वो क्या कहता है, वह अचानक एकाएक भी नहीं हुआ है। या G23 बनाने के समय जो बातें कांग्रेस में विद्रोह की जो बिगुल फूका गुलाम नबी आज़ाद ने, क्या गुलाम नबी को ये प्रस्ताव 4 से 5 महीने पहले मिल गए थे? आज की तारीख में यदि आज संजय गांधी का नाम लिया जा रहा है गुलाम नबी आज़ाद द्वारा अपने भाषण में, विदाई भाषण में, तो यकीन मानिए कि यह सोनिया गांधी को, पूरे कांग्रेस जमात को चिढ़ाने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जिंदगी में पहली बार वो रोए जब संजय गांधी की मौत हुई। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अपने विदाई भाषण में राहुल की चर्चा क्यों नहीं की? और राहुल का नाम न लेना मतलब कि कांग्रेस को खारिज करने के बराबर है, खारिज करने का प्रमाण पत्र है। तो क्या राज्यसभा से जाते जाते गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से आज़ाद हो रहे हैं? तो क्या जिसने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दे दिया, अब वो आने वाले समय में बीजेपी का चेहरा बनने जा रहे हैं? तो क्या संसद में जो भावुक क्षण सबों के सामने देखा गया, उसकी बुनियाद, उसकी आधारशिला बहुत पहले रखी जा चुकी थी? तो क्या रामदास अठावले की कविता शैली में भाषण गुलाम नबी को निमंत्रण पत्र था बीजेपी में, एनडीए में शामिल होने के लिए? आइए मैं आपको रामदास अठावले का वो भाषण का छोटा सा अंश भी दिखाता हूं, तब आप और ज्यादा इसकी गहराई को समझ पाएंगे। राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी, हम मिलते रहेंगे आपको कभी कभी। आपका नाम है गुलाम, आपका नाम है गुलाम, इसलिए मैं करता हूँ आपको सलाम। लेकिन आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आपका नाम है गुलाम, लेकिन आप हमेशा रहे आजाद। आप हम सभी को रहेंगे याद। 15 अगस्त को भारत हुआ आजाद, 15 अगस्त को भारत हुआ आजाद, लेकिन राज्यसभा से आप आज हो रहे आजाद। आप हमेशा रहो आजाद, आप हमेशा रहो आजाद। हम रहेंगे आपके साथ, आप रहो हमेशा आजाद, हम रहेंगे आपके साथ। ये अंदर की है बात। तो सुना आपने, रामदास अठावले कह रहे हैं ये है अंदर की बात। तो ये था पूरा विश्लेषण। मैं आशा करता हूँ आपको विश्लेषण पसंद आया होगा। अब आने वाला समय ही आप यकीन मान के चलिए कि ये आपको एक नया समीकरण, गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी का चेहरा निश्चय ही बनने जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।